नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं हमारी कुछ खास रिपोर्ट्स। पिछले 1 महीने से पंजाब और हरियाणा के हजारों किसान भारत में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों का जमकर विरोध कर रहे हैं। किसान आंदोलन एक बार फिर नए मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां एक बार फिर लग रहा है कि यह आंदोलन समाप्त हो जाएगा, तो वहीं टिकैत के रोने से बाजी पलटती हुई दिखाई दे रही है। अपनी गिरफ्तारी की खबर सुनते ही किसान नेता टिकैत दुखी हो गए और रोने लगे, जिसके बाद विपक्षी पार्टियां भी अब टिकैत के समर्थन में कूदती हुई दिखाई दे रही हैं। सपा, कांग्रेस और आप और रालोद समेत कई विपक्षी पार्टियों ने किसानों के साथ आंदोलनरत होने का ऐलान कर दिया है। इन दिनों फार्मर्स प्रोटेस्ट ट्रैक्टर रैली हिंसा की चर्चा हर ओर हो रही है। वहीं देश भर में इसे लेकर केंद्र सरकार की निंदा भी की जा रही है। ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसक झड़प के बाद उत्तर प्रदेश की 2 बड़ी पार्टियां सपा बसपा केंद्र के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। दोनों बड़ी पार्टियों ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्रैक्टर मार्च हिंसा का ठीकरा केंद्र सरकार के सिर पर फोड़ दिया, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसे अति दुखद बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि बीएसपी ने देश के आंदोलित किसानों के 3 विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग नहीं मानने व जनहित आदि के मामलों में भी लगातार काफी ढुलमुल रवैया अपनाने के विरोध में राष्ट्रपति के संसद में होने वाले अभिभाषण का बहिष्कार करने का फैसला लिया। मायावती ने आगे कहा कि साथ ही कृषि कानूनों को वापस लेकर दिल्ली में हालात सुधारने का केंद्र से पुनः अनुरोध किया और गणतंत्र दिवस के दिन हुए दंगों की आड़ में निर्दोष किसान नेताओं को बलि का बकरा न बनाए। इस मामले में यूपी के बीकेयू व अन्य नेताओं की आपत्ति में भी काफी सच्चाई सरकार ध्यान दे। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सबका पेट भरने वाले किसानों को बीजेपी भूखा प्यासा रखकर व झूठे आरोप लगाकर हराना चाहती है, लेकिन चंद भाजपाइयों को छोड़कर 125 करोड़ हिंदुस्तानी आज भी किसानों के साथ खड़े हैं। सपा किसानों के साथ है। इसके अलावा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी किसान आंदोलन में सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो देखा आपने कैसे किसान आंदोलन ने राजनीतिक रूप धारण कर लिया है और सभी राजनीतिक दल इसमें कूद पड़े हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इस आंदोलन से किन राजनीतिक दलों को फायदा होगा और किसे नुकसान। यह आंदोलन शांति से समाप्त हो जाएगा या और भी ज्यादा विकराल रूप धारण कर लेगा। वहीं बढ़ते हैं अपनी अगली खास रिपोर्ट की ओर। दिल्ली हिंसा के बाद किसानों का आंदोलन काफी नाजुक मोड़ पर आ गया है। हालात इस तरीके से बदल रहे हैं कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। कुछ किसान संगठनों ने खुद को आंदोलन से अलग कर दिया है। अलग हुए संगठनों के किसान नेता के बयान और सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत अपने आंदोलन को खत्म करने को तैयार नहीं है। राकेश टिकैत के आंसुओं ने किसानों को अब वापस दिल्ली लौटने पर मजबूर कर दिया है। 26 जनवरी 2021 को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद किसान नेताओं के सुर बदल गए हैं, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत आंदोलन खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर आंदोलन खत्म हुआ तो वो आत्महत्या कर लेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हम प्रदर्शन स्थल से नहीं जाएंगे। भारत सरकार हमारे मुद्दों पर बात करे। इससे पहले राकेश टिकैत काफी भावुक नजर आए थे। उनका रोते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। राकेश टिकैत के रोने का असर इस कदर दिखाई दे रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने लगे हैं। पूरे देश के किसान पूरे देश के किसानों बर्बाद करना क्या बात देश के किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं। नहीं होगा। ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर है। मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसानों को बर्बाद करने लगी।
नहीं छोड़ने को। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन में हलचल जारी है। इस बीच सिंधु बॉर्डर के पास भी हलचल मची हुई है। यहां पर लोग किसान आंदोलन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और तिरंगे के अपमान को लेकर अपना गुस्सा जता रहे हैं। किसानों के आंदोलन का केंद्र अब गाजीपुर बॉर्डर बन गया है। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत धरने पर अड़ गए हैं और उन्हें अब राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिल रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसानों का आना जारी है। तो देखा आपने किस तरह से किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं ने एक बार फिर से किसानों के अंदर उबाल पैदा कर दिया है और किस तरह से दिल्ली कूच करने के लिए किसान तत्पर है। वहीं राकेश टिकैत का भाजपा के साथ जुड़े होने का ट्वीट भी कई मायनों में अहम माना जा रहा है। देखना अहम होगा कि राकेश टिकैत के इन आंसुओं के बाद किस तरह के बदलाव सामने आते हैं। वहीं बढ़ते हैं आगे और उत्तर प्रदेश में पहली बार पंचायत चुनाव में राजनीतिक दल बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें सत्ताधारी बीजेपी से लेकर कांग्रेस, सपा, बसपा, अपना दल, आम आदमी पार्टी और AIMIM सहित तमाम विपक्षी पार्टियां अपनी किस्मत आजमाने की जुगत में हैं। यही वजह है कि गांव में किसी न किसी बहाने से पार्टी नेताओं ने दस्तक देना शुरू कर दिया है, जिससे सूबे की सियासी तपिश बढ़ने लगी है और ये ग्राम क्षेत्र व जिला पंचायत के चुनाव अब मार्च के बजाय अप्रैल में होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने 71 जिलों की मतदाता सूची को अंतिम रूप देते हुए जारी कर दिया है। तो चलिए जानते हैं इस बार के पंचायत चुनाव में मतदाता सूची में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने 71 जिलों की मतदान सूची को अंतिम रूप देते हुए जारी कर दिया है। वहीं गोंडा, संभल, मुरादाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिले के साथ ही परिसीमन के आंशिक रूप से प्रभावित क्षेत्रों की मतदाता सूची तैयार करने के लिए अब आयोग वहां विशेष पुनरीक्षण अभियान भी चलाएगा, जिसके लिए जल्द ही अधिसूचना भी जारी की जाएगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आयोग द्वारा पिछले साल दिसंबर में मतदाता सूची के लिए वृहद पुनरीक्षण की अधिसूचना जारी की गई थी। अधिसूचना के मुताबिक पिछले दिनों ज्यादातर जिलों की मतदाता सूची को अंतिम रूप से प्रकाशित कर दिया गया है, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार अब के चुनाव में लगभग 12.50 करोड़ मतदाता होंगे। मतदाता सूची से हटाए गए 1.8 करोड़ नाम। पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची को अंतिम रूप देने के लिए चलाए गए चुनाव आयोग के वृहद पुनरीक्षण अभियान में जहां 2,10,40,979 नाम जोड़े गए, वहीं 1,08,74,562 नामों को सूची से हटाया गया। वहीं 39,36,027 नामों में संशोधन किया गया है। कुल मिलाकर ग्रामीण आबादी में अब 67.45% मतदाता हैं और सर्वाधिक 76 से लेकर 61% तक मतदान है। वर्ष 2015 के पंचायत चुनाव में मतदाताओं की संख्या 11.74 करोड़ थी। %42 से अधिक युवा मतदान। अब तक तैयार मतदाता सूची के मुताबिक कुल वोटर में तकरीबन 42.43% 35 वर्ष से कम आयु के युवा हैं। 36 से 60 वर्ष के जहां 42.83%
वहीं 60 वर्ष से अधिक आयु के 11.73% वोटर हैं। भारत जैसे विशाल देश को सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार चलाने में सक्षम नहीं हो सकती। इसके लिए स्थानीय स्तर पर भी एक सिस्टम होना जरूरी है, क्योंकि ज्यादा जनसंख्या और ज्यादा क्षेत्रफल वाले प्रदेश में किसी एक शख्स या सरकार के लिए गांव, कस्बे या जिले में रहने वाले सभी लोगों की समस्या को सुन पाना संभव नहीं है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए एक सिस्टम बनाया गया ताकि जमीनी स्तर की बागडोर संभाली जा सके। इसी सिस्टम का नाम है पंचायती राज। तो चलिए जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। पंचायती राज व्यवस्था और इसकी विशेषताएं। पंचायत भारतीय समाज की बुनियादी व्यवस्थाओं में से एक रहा है। शुरू में महाभारत और रामायण काल से भी पहले पंचायत किसी क्षेत्र में चुने 5 प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक निकाय होती थी। वर्तमान में हमारे देश में 2.51 लाख पंचायतें हैं, जिनमें 2.39 लाख ग्राम पंचायतें, 69,004 ब्लॉक, 6,904 ब्लॉक पंचायतें और 589 जिला पंचायतें शामिल हैं। देश में 29 से अधिक पंचायत प्रतिनिधि हैं। राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को किया था। इसके बाद इस योजना को 1959 में ही आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। लेकिन भारत में पंचायती राज की स्थापना 24 अप्रैल 1992 से मानी जाती है, क्योंकि 24 अप्रैल 1992 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया था और इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचायत भारतीय समाज की बुनियादी व्यवस्थाओं में से एक रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, महात्मा गांधी ने भी पंचायतों और ग्राम गणराज्यों की वकालत की थी। समय समय पर भारत में पंचायतों के कई प्रावधान किए गए और 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के साथ इसको अंतिम रूप दिया गया। इस अधिनियम के उद्देश्य पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था प्रदान करते हैं। इसमें शामिल है ग्राम स्तरीय पंचायत, प्रखंड स्तरीय पंचायत, जिला स्तरीय पंचायत। 73वें संशोधन अधिनियम की विशेषताएं। इस अधिनियम के तहत ग्राम सभा गांव के स्तर पर उन शक्तियों का उपयोग कर सकती है और वैसा काम कर सकती है जैसा कि राज्य विधानमंडल को कानून दिया जा सकता है। इसके प्रावधानों के अनुरूप ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों का गठन प्रत्येक राज्य में किया जाएगा तथा एक राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन 20 लाख से अधिक की आबादी वाले स्थान पर नहीं किया जा सकता। पंचायत की सभी सीटों को पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों से भरा जाएगा। इसके लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की आबादी और आवंटित सीटों की संख्या के बीच का अनुपात साध्य हो और सभी पंचायत क्षेत्र में समान हो। राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा पंचायतों में ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर या जिन राज्यों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत नहीं है, वहां जिला स्तर के पंचायतों में पंचायतों के अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व कर सकता है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 243D अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों को आरक्षित किए जाने की सुविधा देता है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में सीटों का आरक्षण वहां की आबादी के अनुपात में होगा तथा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कुल आरक्षित सीटों के 1/3 से कम नहीं होगी। महिलाओं के लिए आरक्षण।
अनुसूचित जातियों या जनजातियों की महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 से कम सीटें आरक्षित नहीं होनी चाहिए। इसे प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरा जाएगा और महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। अध्यक्षों के कार्यकालों में आरक्षण गांव या किसी भी अन्य स्तर पर पंचायतों में अनुसूचित जातियों व जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण राज्य विधानमंडल में कानून के अनुसार ही होगा। सदस्यों की अयोग्यता। अगर किसी व्यक्ति को संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा चुनाव के लिए कानून बनाकर अयोग्य घोषित कर दिया गया तो उस व्यक्ति को पंचायत की सदस्यता के लिए भी अयोग्य करार दिया जाएगा। तो अभी हमने जाना पंचायती राज व्यवस्था के बारे में और अब हम जानेंगे क्या पंचायत की शक्तियां और इसके क्या क्या अधिकार हैं। पंचायत की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां। राज्य विधानमंडलों के पास विधायी शक्तियां हैं जिनका उपयोग कर वे पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के तौर पर काम करने के लिए सक्षम बनाने हेतु उन्हें शक्तियां और अधिकार प्रदान कर सकते हैं और उन्हें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाने और उनके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। कर लगाने और वित्तीय संसाधनों का अधिकार। पंचायत एक राज्य कानून द्वारा पंचायत को कर लगाने और उचित करों, शुल्कों, टोल फीस आदि को जमा करने का अधिकार प्रदान करता है। यह राज्य सरकार द्वारा एकत्र किए गए विभिन्न शुल्कों, करों आदि को पंचायत को आवंटित भी कर सकता है और राज्य की संचित निधि से पंचायतों को अनुदान सहायता दी जा सकती है। पंचायत वित्त आयोग। संविधान के लागू होने के 1 वर्ष के अंदर ही पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा और उस पर राज्यपाल को सिफारिशें भेजने के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया गया था, जो कि पंचायत वित्त आयोग के नाम से जाना जाता है। जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इसका तेजी से विकास भी होता जा रहा है और शहरी शासन की आवश्यकता भी अनिवार्य है, जो ब्रिटिश काल से धीरे धीरे विकसित हो रही है और स्वतंत्रता के बाद इसे आधुनिक आकार ले लिया है। 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम के साथ शहरी स्थानीय प्रशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या है, आइए जानते हैं। 74वें संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। 74वें संशोधन अधिनियम के तहत प्रत्येक राज्य में नगर पंचायत, छोटे शहरी क्षेत्र के लिए नगर पालिका परिषद व बड़े शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम का गठन किया जाना चाहिए। इस अधिनियम के तहत नगर पालिका की सभी सीटों को वार्ड के रूप में जाने वाले नगर पालिका प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन में चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरा जाएगा व राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिका प्रशासन में विशेष जानकारी या अनुभव करने वाले व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्यों और राज्य के विधानसभा के सदस्यों, राज्य के परिषद और विधान परिषद के सदस्यों को समिति के अध्यक्ष नगर पालिका प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। वार्ड समिति का गठन किया जाएगा और प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित होंगी। अनुसूचित जनजातियों और जातियों की महिलाओं के लिए कुल सीटों की 1/3 से कम सीटें आरक्षित नहीं की जाएंगी। इस संशोधन के तहत राज्य विधि द्वारा नगर पालिकाओं को स्वशासन करने, संस्थाओं के तौर पर काम करने में सक्षम बनाने हेतु अनिवार्य शक्तियां और अधिकार दे सकता है तथा राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिकाओं को कर लगाने और ऐसे करों, शुल्कों, टोल तथा फीस को उचित तरीके से एकत्र करने को प्राधिकृत कर सकता है। प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिला नियोजन समिति का गठन किया जाएगा ताकि पंचायतों और जिलों की नगर पालिकाओं द्वारा तैयार योजनाओं को लागू किया जा सके और समग्र रूप से जिले के लिए विकास योजना का मसौदा तैयार किया जा सके। बता दें कि राज्य विधानमंडल विधि द्वारा महानगर योजना समितियों के गठन के संबंध में प्रावधान कर सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि संविधान में 12वीं अनुसूची में जोड़ दी गई है और इसमें विभिन्न प्रकार की नगर पालिकाओं द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों की सूची निश्चित कर दी गई है।
जैसे नगर योजना सहित शहरी योजना, आर्थिक एवं सामाजिक विकास के कार्यक्रम, सड़क एवं पुल, जल आपूर्ति, जन स्वास्थ्य इत्यादि। यह कहा जा सकता है कि देश में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत से सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, जिससे देश में लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होंगी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने की दिशा में बहुत ही बड़ा कदम है। इस कदम से ऐसा लगता है कि देश के हर गांव, जिले का अपना एक मुख्यमंत्री है, जो कि अपने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए काम करता है। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।